भारत में प्रेसिडेंट इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। प्रेसिडेंट इलेक्शन आम जनता के वोटों से तय नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका अलग से रूल बनाया गया है। हमारा संविधान पूरे वर्ल्ड के तमाम संविधान से मिला जुलाकर बनाया गया है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावर रखता है, जो कि हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया है। वहीं अमेरिका में प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा होता है। ऐसे ही तमाम देशों का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी चुनावों की तरह भारत में प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन की देखरेख में ही होता है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का टेन्योर 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और अगले प्रेसिडेंट का चुनाव इससे पहले ही होना है। प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम यहाँ पर आपको आसान तरीके से बताएंगे कि आखिरकार भारत में प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है। भारत में प्रेसिडेंट इलेक्शन सीधे जनता के वोटों से तय नहीं होता, बल्कि जनता जिनको चुनती है उनके वोटों से प्रेसिडेंट चुना जाता है। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। यहाँ आपको फिर से क्लियर कर दें, सिर्फ वही राष्ट्रपति चुनाव में वोट कर सकता है जिसका चुनाव जनता करती है, यानी कि सांसद MP और विधायक यानी MLA। राष्ट्रपति चुनाव में पार्लियामेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते। इस प्रोसेस को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में इसका मेंशन है, यानी जनता अपना प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने गए लोग करते हैं। यही है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इस इलेक्शन में एक खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह तमाम कैंडिडेट में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। यानी वो बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी और तीसरी कौन है। यदि पहले पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका, तो उम्मीदवार के खाते में वोट की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। 2 स्टेट के MLA के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। ये वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं। फिलहाल देश के स्टेट्स के सभी MLAs के वोट का वैल्यूज 5,43,231 है। वहीं लोकसभा के MPs का कुल वैल्यू 5,43,200 है। कैसे तय होता है ये वेटेज? MLA के वोट का वेटेज। विधायक के मामले में जिस स्टेट का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है। उसके साथ उस स्टेट के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी टोटल नंबर्स। वेटेज निकालने के लिए स्टेट के पॉपुलेशन को इलेक्टेड MLA के नंबर से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है उसे फिर से 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब जो भी आंकड़ा हाथ लगता है वही उस स्टेट के एक MLA के वोट का वेटेज होता है। 1000 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 500 से ज़्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। MP के वोट का वेटेज। सांसदों के वोट के वेटेज का सिस्टम अलग है। सबसे पहले सभी स्टेट के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के वोट का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस कलेक्टिव वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के टोटल इलेक्टेड मेंबर से डिवाइड किया जाता है, नॉमिनेटेड नहीं। इस तरह जो नंबर मिलता है वो एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0.5 से ज़्यादा बचता है तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। उसके बाद वोटों की गिनती होती है। प्रेसिडेंट के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती। प्रेसिडेंट वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज़्यादा हिस्सा हासिल करे। यानी इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वोट यानी वेटेज पाना होगा। इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके मेंबर्स के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। तो जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करने होंगे 5,49,442 वोट्स।
जो कैंडिडेट सबसे पहले यह कोटा हासिल करता है वो प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले का मतलब क्या है? इस सबसे पहले का मतलब समझने के लिए वोट काउंटिंग में प्रायोरिटी पर गौर करना होगा। सांसद या विधायक वोट देते वक्त अपने बैलेट पेपर पर बता देते हैं कि उनकी पहली पसंद वाला कैंडिडेट कौन है, दूसरी पसंद वाला कौन है और तीसरी पसंद वाला कौन है। सबसे पहले सभी बैलेट पेपर पर दर्ज फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट गिने जाते हैं। अगर इस पहली गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत के लिए जरूरी वेटेज का कोटा हासिल कर ले तो उसकी जीत हो गई। लेकिन अगर ऐसा न हो सका तो फिर एक और कदम उठाया जाता है। दूसरा कदम ये उठाया जाता है कि पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहले गिनती में सबसे कम वोट मिले। लेकिन उसको मिले वोटों में से ये देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले, यानी किस कैंडिडेट को मिले। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए कैंडिडेट के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। एग्जाम्पल में आप इसको ऐसे समझिए कि रामनाथ कोविंद को पहली प्रायोरिटी मिली है और एपीजे अब्दुल कलाम को दूसरी। अगर रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट इलेक्शन में जरूरी वोट नहीं पाते तो फिर जिन लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम को सेकंड प्रायोरिटी में रखा था तो उन तमाम लोगों के वोट एपीजे अब्दुल कलाम को ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर ये वोट मिल जाने से किसी कैंडिडेट के टोटल वोट डिसाइडेड नंबर तक पहुंच जाएं तो वो उम्मीदवार जीत जाता है, नहीं तो दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाले रेस से बाहर हो जाएगा और यह प्रोसेस फिर से दोहराया जाएगा। इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफर होता है। यानी ऐसे वोटिंग सिस्टम में कोई मेजॉरिटी ग्रुप अपने दम पर जीत का फैसला नहीं कर सकती। छोटे छोटे दूसरे ग्रुप्स के वोट डिसाइडिंग साबित हो सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस पार्टी को बहुमत हो, मेजॉरिटी हो जिस पार्टी की, उसी का दबदबा चले। विधायकों का वोट भी बहुत अहम है। तो उम्मीद है आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस आसानी से समझ आया होगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। जय हिंद।